Hello Bachcha Party, this is CS CMA Debashish Goswami and I will be teaching you today ratio analysis. तो ये CA इंटर वाले बच्चे भी देख सकते हैं, CMA इंटर वाले बच्चे भी देख सकते हैं और CS एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे भी देख सकते हैं। एग्ज़ाम में इसका जो वेटेज रहता है वो जनरली 5 मार्क्स से 7 मार्क्स के बीच में रहता है। अगर मैं बात करूँ CA वालों का तो ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन ना हो। CMA इंटर में भी रेशियो एनालिसिस का वेटेज ठीक ठाक है। CS एग्जीक्यूटिव में तो बच्चे कई बार सिर्फ इसी चैप्टर के बेसिस पे जाते हैं कि भैया किसी में स्कोर हो ना हो, इसमें हम स्कोर कर लेंगे। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है। वैसे मैं आपको कोशिश करूँगा कि फॉर्मूला रटाने की जगह मैं आपको फॉर्मूला समझाऊँ। तो रेशियो कितने टाइप के होते हैं? लिक्विडिटी रेशियो है जिसको अपन शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कहते हैं। लिवरेज रेशियो है जिसको हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कहते हैं। फिर एक्टिविटी रेशियो है, फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। इसका आगे जाके बहुत सारे डिविजन्स होते हैं इस तरीके से। तो डिविजन्स में अभी मैं नहीं जाऊँगा, हम लोग को नाम से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को काम से मतलब है। तो हम सीधा कोशिश करेंगे कि भैया जो रेशियो है वो ऐसा क्यों है, कैसे बना, क्या बना, उसके ऊपर अपन बात करें। देखो, जब भी अपन बात करेंगे ना लिक्विडिटी रेशियो, किसकी बात करेंगे? लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी शब्द का मतलब ही क्या है, जल्दी से बताओ तो मुझे। सर लिक्विडिटी शब्द का मतलब है पैसा हमारे पास कितना है, कितने जल्दी हम पैसों को रियलाइज कर लेते हैं, हमारे पास कैश कितना जल्दी आ जाता है। बिल्कुल सही। अब जितने जल्दी कैश आएगा उतने जल्दी कैश जाएगा भी। जब कैश जाएगा, कैश जब जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? सर कहेंगे करंट लायबिलिटी। तो नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहेगा? करंट लायबिलिटी। लिक्विडिटी रेशियो यानी कितने जल्दी पैसा आया, कितने जल्दी पैसा गया। पैसा जाएगा तो क्या होगा? करंट लायबिलिटी। पैसा आएगा तो क्या होगा? सर नीचे करंट लायबिलिटी है तो ऊपर करंट एसेट होगा, और करंट है तो रेशियो का नाम पड़ जाएगा करंट रेशियो। नाम क्या पड़ जाएगा? करंट रेशियो। सर अगर यहाँ पे करंट रेशियो की जगह अगर अपन क्विक रेशियो निकालना चाहें तो ऊपर आ जाएगा क्विक एसेट। सर क्विक रेशियो के लिए ऊपर क्या आएगा? क्विक एसेट। नाउ व्हाट इज क्विक एसेट? क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस कर दीजिए आप इन्वेंट्री। क्या माइनस कर दीजिए? इन्वेंट्री। चलिए काम खत्म। अब अगर मेरे को ये निकालना है कि टोटल हमारे पास कैश कितना रहता है, कैश का रेशियो अगर मेरे को निकालना है, किसका रेशियो निकालना है? कैश का रेशियो। तो नीचे अगर अपन कैश रेशियो निकाल रहे हैं तो ऊपर क्या होगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या होगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा सर कुछ ना ऐसे सिक्योरिटी होते हैं जिसको ना तुरंत बेच सकते हैं, तुरंत, अरे एकदम तुरंत, आज बेचा कल पैसा मिल गया, तो वो भी कैश के जैसे ही हो गया। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? मार्केटेबल सिक्योरिटी। क्या बोलेंगे? मार्केटेबल सिक्योरिटी। लो भाई, तीन रेशियो खत्म हो गया। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो। नीचे क्या रहेगा? सर नीचे करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। ऊपर क्या रहेगा? करंट रेशियो है तो करंट एसेट, क्विक रेशियो है तो क्विक एसेट, कैश रेशियो है तो कैश। कहानी खत्म हो गई क्या? अरे क्या मस्त सर, मक्खन एकदम, 2 मिनट में ख़त्म। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो, लो खत्म। करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है? 2:1। क्विक रेशियो का क्या है? 1:1। ठीक है सर। कैश रेशियो का क्या है? कुछ नहीं बोला है। कैश रेशियो का क्या है? कुछ नहीं बोला है। सिर्फ क्विक रेशियो और करंट रेशियो का बोला है, कैश रेशियो का कुछ नहीं बोला है। आगे आते हैं। फिर आता है बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो। बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो, इसका मतलब क्या हुआ? बोल रहे हैं कि सर कितना कैश आया, उसके लिए न्यूमरेटर में आपने क्या रखा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्लस आपने रखा मार्केटेबल सिक्योरिटी। यही रखा ना? हाँ बिल्कुल। नीचे आपने करंट लायबिलिटी रखा था ना। मुझे एक बात बताओ, करंट लायबिलिटी में तो जैसे ट्रेड पेबल वगैरह भी आता है, पर ट्रेड पेबल को आप तुरंत पैसा नहीं देते हो, लेकिन आपके यहाँ जो नौकर काम कर रहा है या आपके यहाँ जो ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो कि या तो ऐसा कोई खर्चा है जो कि रोज़ का रोज़ हो रहा है, उसका पैसा पहले देना पड़ेगा ना। ट्रेड पेबल तो क्या पता आपने किसी से अगर रॉ मटेरियल लिया है तो उसको 1-2 महीने बाद दोगे तो भी चलेगा, लेकिन जो खर्चे रोज़ के खर्चे हैं पहले तो उसका बंदोबस्त होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग। इसलिए नीचे अपन एक बार ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस रख के भी निकालेंगे। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस रख के निकालेंगे तो जो रेशियो बनेगा उसका नाम क्या पड़ जाएगा? बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो। कि भैया बेसिक कम से कम रोज़ का जो खर्चा है उसको मीट करने के लिए हमारे पास कितना पैसा है वो तो अपन देख ले कम से कम। इसके लिए बनाया गया है
आपका कैश रेशियो का फॉर्मूला उठा लो, कैश रेशियो के फॉर्मूला में नीचे करंट लायबिलिटी को बस चेंज करके क्या डाल दो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इज दिस क्लियर? गॉट इट एवरीवन? चलिए आगे आते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल सिंपल है, अगर कभी भी आपको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलता है ना, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट, और नेट वर्किंग कैपिटल बोलता है तो उसका मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वेरी सिंपल। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो इमेजिन करो। क्या इमेजिन करेंगे सर? बैलेंस शीट इमेजिन करो। बैलेंस शीट टी फॉर्म वाला बताऊँ? नहीं, चलो अभी जो शेड्यूल 3 वही बताता हूँ। अगर आप एएस पढ़ रहे हैं ना, अभी जो सीए वाले बच्चे हैं, सीएमए वाले बच्चे लोगों को इंडेस भी पढ़ाते हैं, ठीक है, तो इंडेस में बैलेंस शीट अलग बनता है, मैं एएस के हिसाब से बता रहा हूँ। ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटी रहता है, इक्विटी के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, उधर लायबिलिटी होता है। इधर क्या होता है? नीचे पूरा टोटल एसेट होता है, टोटल एसेट के अंदर नॉन करेंट एसेट होता है और करेंट एसेट होता है। अभी करंट एसेट वाला रेशियो तो अपन निपटा के आ चुके हैं, तो अपन अभी करंट एसेट और नॉन करंट एसेट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। अपना जो फोकस होगा वो सिर्फ किसके ऊपर होगा, यानी अब टोटल एसेट के ऊपर, और यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटी के ऊपर। अब तुम समझो, क्या मैं बैलेंस शीट को ये कह सकता हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है ना ऊपर वाला, यहाँ से पैसा आता है? सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? तुम ही बताओ। फिर सही बोल रहा हूँ, यहाँ से पैसा आता है। और क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे पैसा जाता है? हाँ सर, एकदम सही तो बोल रहा हूँ। एसेट खरीदेंगे, नॉन करेंट एसेट हो या करेंट एसेट हो, एसेट खरीदेंगे तो भैया पैसा जाएगा, तो यहाँ से पैसा आता है और यहाँ पे पैसा जाता है। इसी तरीके से बैलेंस शीट को बनाया जाता है। अब पैसा कहाँ कहाँ से आता है सर? एक तो इक्विटी से आता है, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से आता है, और तीसरा कहाँ से आता है? लायबिलिटी से। सही बोला ना मैंने? हाँ सर। लायबिलिटी में भी क्या क्या होता है? तो लायबिलिटी के अंदर एक तो हो जाता है डेट, दूसरा क्या हो जाता है? अदर लायबिलिटी, जैसे कि आपका लोन वगैरह होगा तो वो हो जाएगा। करेक्ट बोला क्या मैंने? हाँ सर करेक्ट बोले। अब जो ये कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो है ना, ये कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो इन्हीं के ऊपर फोकस करता है कि पैसा आ कहाँ से रहा है, टोटल अमाउंट, टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में आपका इक्विटी का पोर्शन कितना है, प्रेफरेंस का पोर्शन कितना है, और जितना पैसा आ रहा है और जहाँ पैसा जा रहा है उनके बीच का रिलेशनशिप कैसा है। सर कंफ्यूज मत करो, सीधा दिखाओ, सीधा दिखा देता हूँ भाई। देखो, एक तो है आपका इक्विटी रेशियो, एक है डेट रेशियो, एक है डेट इक्विटी, एक है डेट टोटल, और एक है कैपिटल गियरिंग। तो ध्यान से सुनो, जहाँ पे भी बीच में 2 आ जाता है ना, यानी कि नाम में ही फॉर्मूला है। क्या बोला मैं? नाम में ही फॉर्मूला है, डेट टू इक्विटी, यानी डेट टू इक्विटी। लो ऐसे लिख देना, डेट टू टोटल एसेट। तो जो नाम पहले आएगा वो न्यूमरेटर बन जाएगा, तो डेट टू टोटल एसेट। लो फॉर्मूला खत्म, नाम से चीज़ें हो गई। देख लो, डेट यानी टोटल आउटसाइड लायबिलिटी, इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स इक्विटी। लो हो गया। डेट यानी टोटल आउटसाइड लायबिलिटी, टोटल एसेट यानी टोटल एसेट। कहानी खत्म। लो सर इतना ईजी? हाँ इतना ईजी, इतना ईजी। अच्छा सर, इक्विटी रेशियो बोलेगा तो सर ऊपर इक्विटी रखेंगे, डेट रेशियो बोलेगा तो ऊपर क्या रखेंगे? डेट रखेंगे। अच्छा, इक्विटी को अपन चेक कर रहे हैं कि टोटल पैसे में इक्विटी कितना है, तो टोटल पैसे में क्या क्या आता है? एक तो इक्विटी आता है, एक तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है, और एक क्या आता है? डेट आता है कि नहीं? वैसे अगर अपन डेट को चेक करेंगे तो डेट में के अंदर क्या क्या आएगा? एक तो आएगा इक्विटी आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, और क्या आ जाएगा? डेट आ जाएगा। कहानी खत्म। इन तीनों को मिला देंगे तो क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। इन तीनों को मिला देंगे तो डेट प्लस नेटवर्थ। बात तो एक ही है। ऊपर रहेगा इक्विटी, यहाँ रहेगा डेट। खत्म। देखो क्या लिखा है, इट इंडिकेट्स ओनर्स फंड इन कंपनीज टोटल फंड। तो टोटल फंड क्या होता है? इक्विटी होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है, और डेट होता है। और यहाँ पे क्या लिखा है? इंडिकेटर ऑफ यूज ऑफ आउटसाइड फंड। तो आउटसाइड फंड इसलिए ऊपर हो गया आउटसाइड लायबिलिटी, और नीचे हो गया आपका टोटल फंड। खत्म। फिर इतना ईजी? हाँ भाई इतना ईजी। कैपिटल गियरिंग रेशियो में हो, कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या बोलता है? जहाँ पे हमारा फिक्स्ड खर्चा होता है ना, उसको न्यूमरेटर में रखो, और जो खर्चे हमारे फिक्स्ड नहीं होते ना, उसको डिनोमिनेटर में रखो। सर फिक्स्ड खर्चे कहाँ कहाँ पे होते हैं, हम बताएं? हाँ बताओ भाई। एक तो सर देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ता है, डिबेंचर का इंटरेस्ट देना पड़ता है, और अगर लोन वगैरह है ना तो उसका भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। हाँ भाई सही बोले। किसका फिक्स्ड खर्चा नहीं होता? तो इक्विटी शेयर कैपिटल कोई फिक्स्ड खर्चा नहीं है, परमानेंट कैपिटल ऑफ कंपनी होता है। दूसरा, डिविडेंड भी आपको देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, यानी रिजर्व एंड सरप्लस। और कभी कभी ना गलती से लॉस हो जाता है, तो लॉस को अपन क्या कर देंगे? माइनस। लो सर फॉर्मूला बन गया। बस इतना ही? हाँ भाई फॉर्मूला बन गया। लो ठीक है, हटा दूँ कि गंदा दिख रही है ऐसे? एक बार मार देता हूँ। हाँ छोड़ो, गंदा ही दिख रहा है। ठीक है, तो इधर देखो क्या क्या है। एक तो है इधर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल,
फिर क्या है डेट, और फिर क्या है लोन। लोन यानी अदर लाइबिलिटी, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस और लॉस को अपन क्या कर देंगे माइनस। लो खत्म। क्लियर है क्या, कैसे बन गया फॉर्मूला, क्लियर है एकदम अच्छे से। कैसे याद रखोगे, ऊपर फिक्स्ड वाले खर्चे और नीचे वो खर्चे जो कि फिक्स्ड नहीं होते, खत्म। प्रोप्राइटरी रेशियो, वेरी इजी। प्रोप्राइटरी रेशियो मैंने आपको क्या बोला, बैलेंस शीट इमेजिन करो, ऊपर इक्विटी शेयर कैपिटल, नीचे टोटल एसेट। जब आप इन दोनों को एक रेशियो में डालोगे तो बन जाएगा प्रोप्राइटरी रेशियो। ऊपर आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, नीचे आ जाएगा टोटल एसेट, खत्म। ठीक है, पोर्शन ऑफ टोटल एसेट फाइनेंस बाय शेयर होल्डर, खत्म। क्लियर हुआ आप लोग को। अब कवरेज रेशियो, कवरेज रेशियो क्या होता है, फिर नाम से समझ में आ रहा है। कवरेज रेशियो यानी आप कितना कवर कर पाते हो। जैसे मान लो मेरी ना गाड़ी की EMI, मैंने लोन लिया है गाड़ी के लिए, वो EMI है 9,000 की, और मैं कमाता कितना हूँ, मेरी सैलरी है मान लो 90,000 की, तो मैं कितने टाइम से इस EMI को कवर कर लूँगा। तो आप बोलोगे सर इजी है, सर आपकी जो सैलरी है वो 90,000 है ना, और EMI जो है वो 9,000 है ना, यानी आप 10 बार इसको कवर कर लोगे। यानी आप ऐसे EMI को 10 बार आप पटा सकते हो, आपके अंदर इतनी क्षमता है ना। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि ऊपर सैलरी, सैलरी यानी क्या, मैं अर्निंग लिख सकता हूँ अपने लिए, हाँ सर अर्निंग लिख लो। और नीचे क्या हो जाएगा मेरा EMI, यानी क्या मैं इसको इंटरेस्ट लिख सकता हूँ, हाँ सर इंटरेस्ट लिख लो। EMI का मतलब ही होता है आई फॉर इंटरेस्ट ही है, ठीक है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट बोलते हैं वैसे तो एक तरीके का इंटरेस्ट ही आप पे कर रहे हो हर महीने, तो आपका इंटरेस्ट है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, अर्निंग अपॉन इंटरेस्ट। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे जो भी खर्चा आप लेंगे नीचे, ऊपर वो वाला अर्निंग लेंगे जो उस खर्चे के पहले आपके पास था। जैसे अगर मैंने नीचे इंटरेस्ट लिया है तो ऊपर क्या लूँगा मैं, EBIT, क्योंकि EBIT में से इंटरेस्ट माइनस होता है। अगर मान लो नीचे मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड लिया है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कहाँ से जाता है, EAT से जाता है, तो ऊपर क्या ले लूँगा मैं, EAT। क्या ये बात क्लियर हुई। सर याद ही नहीं आ रहा हम लोग को तो ऐसा कुछ, देखो EBIT होता था ना, फिर उसमें से पहले इंटरेस्ट माइनस होता था, फिर EBT होता था, फिर उसमें से टैक्स माइनस होता था, फिर EAT होता था, फिर उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता था। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कहाँ से माइनस हो रहा है, EAT से। तो फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, EAT अपॉन PD। इंटरेस्ट कहाँ से माइनस हो रहा है, EBIT से। तो फॉर्मूला क्या होगा, EBIT डिवाइडेड बाई I। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, देखो फॉर्मूला देखते हैं आप, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नीचे इंटरेस्ट ऊपर EBIT। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, नीचे प्रेफरेंस डिविडेंड ऊपर EAT। क्लियर हो गया। अच्छा, डेट सर्विस, तो यहाँ इंटरेस्ट था, यहाँ डेट है, तो इंटरेस्ट में तो सिर्फ इंटरेस्ट आएगा, लेकिन डेट में इंटरेस्ट भी आएगा और इंस्टॉलमेंट भी आएगा, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट को अपन कहाँ से पे करते हैं, पूरे अर्निंग से। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विस। आगे अगर आपको फिक्स्ड चार्ज कवरेज रेशियो बोलेगा, तो फिक्स्ड चार्ज एक तो होता है आपका इंटरेस्ट और दूसरा होता है आपका प्रिंसिपल। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है सर, एक्चुअली जो प्रिंसिपल का पैसा होता है ना, वो तो आप टैक्स के बाद काटते हो, जैसे PD हो गया। अब यहाँ अर्निंग बचा, अब ये जो अर्निंग है ना, इसमें से आप क्या पे करोगे, प्रिंसिपल को पे करोगे। क्या पे करोगे, प्रिंसिपल को। पर आपको जैसे मान लो अगर प्रिंसिपल अगर 15,000 पे करना है ना, तो ऑलरेडी टैक्स कट गया है, तो आपके पास अर्निंग, यहाँ पे जो अर्निंग आप लोगे ना, आपकी अर्निंग ऐसी अर्निंग लेनी पड़ेगी जिसमें टैक्स कटने के बाद आप 15,000 दे सको। समझ में आ रहा है। जैसे आपकी अर्निंग X है मान लो, और उसमें से 30% आपका टैक्स कटेगा, तब जाके इतना पैसा बचना चाहिए कि आप 15,000 का प्रिंसिपल दे सको। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितनी अर्निंग होनी चाहिए। क्या मैं इसको 100% ले लूँ, 100% में से 30% गया, तो ये कितना बच गया, 70% बचा। अब मुझे बताओ, अगर 70% अगर 15,000 होता है, ठीक है, तो 100% कितना होगा। तो ये निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 15,000 डिवाइडेड बाई 70% करूँगा, तो आंसर आ जाएगा कितना, 21,428 ये आ रहा है, ठीक है। तो इतना अमाउंट मेरा अर्निंग होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नीचे एक तो इंटरेस्ट होगा, दूसरा क्या होगा, ये देखो ये प्रिंसिपल है ना, तो मैं क्या लिखूँगा, प्रिंसिपल अपॉन ये 70% कहाँ से आया, 1 माइनस टैक्स रेट से ही तो आया। 1 यहाँ पे 100% ले लिया हमने, माइनस टैक्स रेट लिया, तो वहीं से तो 70% आया था। तो 1 माइनस टी, क्या ले लेंगे अपन, 1 माइनस टी। अच्छा, न्यूमरेटर में क्या रहेगा, ऑब्वियसली न्यूमरेटर में हमेशा क्या रहेगा, अर्निंग। न्यूमरेटर में क्या रहेगा, अर्निंग। इज दिस क्लियर। देखिए, तो ऊपर क्या है, अर्निंग है। अर्निंग के साथ एक खास मेहमान यहाँ पे जुड़ा है, डेप्रीसिएशन, क्योंकि डेप्रीसिएशन क्या होता है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है। क्या होता है,
नॉन कैश एक्सपेंस, तो सच में हमारी जेब से जाता नहीं है, इसलिए इसको अपन यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑफ लोन माइनस डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। क्लियर है? इतना फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, इतना फॉर्मूला आप लिख लें अच्छे से। थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच।